हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा फिलर का पार्ट 3। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। द आर्किटेक्ट आर्ग्यूड दैट एस्थेटिक्स शुड नॉट बी सबऑर्डिनेटेड डैश फंक्शनैलिटी। कह रहा है कि जो आर्किटेक्ट था उसका तर्क ये था कि जो सुंदरता है हमें उसे उपयोगिता से कम नहीं समझना चाहिए। मतलब कोई भी चीज जैसी उसकी उपयोगिता है उसकी सुंदरता को भी कम नहीं आंकना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट के साथ हमेशा जो है वो टू लगता है। क्या लगता है? टू लगता है। जैसे सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कम चीज है ना, उसके मुकाबले कम नहीं, मतलब कोई जो है उसकी वैल्यू कम होना। जैसे सबऑर्डिनेट टू अथॉरिटी ऐसे भी हो सकता है, या फिर सबऑर्डिनेट फंक्शनैलिटी तो दिया ही हुआ है, या फिर सबऑर्डिनेट टू रूल्स। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट के साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं। ये फिक्स होता है, एट, फॉर और विद नहीं यूज होता इसके साथ। तो सबऑर्डिनेटेड टू फंक्शनैलिटी। इफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डैश ब्रीच्ड द सिस्टम अलर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स इंस्टेंटली। कह रहा है कि अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल टूट जाए तो जो सिस्टम है वो तुरंत ही एडमिनिस्ट्रेटर को अलर्ट कर देगा। क्या होना चाहिए यहां पे? वर, इज, हैज, हैड बीन। अगर ध्यान से देखो इसको तो ये क्या है? जीरो कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि ऐसे सेंटेंस पढ़ोगे जैसे इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगी। या फिर कोई रूल हो गया या फिर साइंटिफिक फैक्ट हो गया तो उनके लिए हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। मतलब ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, जो चीज लगभग फिक्स है उसके लिए। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? इफ सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, ये जीरो कंडीशनल है, याद रखना इसको। इफ सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है और उसके बाद जो कॉमा के बाद फिर से जो सेंटेंस होता है वो भी प्रेजेंट सिंपल में होता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो कहने वाली बात ये है कि यहां पे सिंपल प्रेजेंट ही होता है। हो सकता है कल को आपको यहां पे आज उन्होंने ये फिलर दिया होगा, कल को एरर पूछ लें। ठीक है, इफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वर नहीं होगा, इज हो सकता है, हैज नहीं, अच्छा हैज नहीं होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि हमको सिंपल प्रेजेंट चाहिए, ये नहीं होगा। हैड बीन भी नहीं होगा, तो बेस्ट यहां पे क्या है? इज है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर सिंपल प्रेजेंट तो यहां पर पैसिव वाला है, इज ब्रीच्ड हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इज ब्रीच्ड देन द सिस्टम अलर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स इंस्टेंटली। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑल्दो द एक्सपेरिमेंट हैड बीन मेटिकुलसली डिजाइन। कह रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट था वो काफी सावधानी से डिजाइन किया गया था। अनफोर्सीन वेरिएबल्स, मगर कुछ अनचाहे फैक्टर्स थे जिसको हम जानते नहीं थे, डैश द रिलायबिलिटी ऑफ इट्स कंक्लूजन। मतलब कि एक तरीके से मीनिंग ये निकल रहा है कि जो भी उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था, जो रिजल्ट था, उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट खड़ा कर रहे थे। जो कुछ अनजाने फैक्टर्स थे वो अनफोर्सीन वेरिएबल्स। ऑल दो जब भी हम लगाते हैं तो कंट्रास्ट के लिए लगाते हैं। ठीक है, यहां पे देखो क्या कंट्रास्ट यूज हुआ है। Although the experiments had been meticulously designed, कह रहा है कि चाहे जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया था। अब आगे कंट्रास्ट वाली क्या चीज बोलेगा? वो यही बोलना चाह रहा होगा, फिर भी जो उसकी रिजल्ट है उसकी रिलायबिलिटी में डाउट है ना, इस तरीके का मीनिंग आ रहा होगा। अनफोर्सीन वेरिएबल्स अंडरमाइन, एक तरीके से उसकी जो रिलायबिलिटी है उसको अंडरमाइन किया, एक तरीके से कमजोर किया, कम किया। तो आ रहा है ब्लॉस्टर्ड मतलब होता है सपोर्ट। तो क्या सपोर्ट करेगा? जब यहां पे हम कंट्रास्टिंग बात कर रहे हैं तो क्या हम ब्लॉस्टर्ड यूज कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। रेटिफाइड का मतलब होता है कि किसी को प्रमाणित करना, हाँ कि उसकी जो रिलायबिलिटी है वो काफी अच्छी है, तो ये भी मीनिंग नहीं आएगा। एग्जर्बेटेड भी देख चुके होंगे बहुत बार कि इसका मतलब होता है कि किसी चीज को और ज्यादा खराब कर देना, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहां पे क्या है? अंडरमाइन है। बात समझ में आई कि कैसे यहां पे कंट्रास्टिंग सेंटेंस थे दो, तो उस हिसाब से क्योंकि यहां पे ऑल्दो लगा था तो हमने समझ लिया कि क्या चीज यूज करनी चाहिए। द आर्टिफैक्ट वॉज नोटेबल नॉट मेयरली फॉर इट्स एज बट ऑल्सो फॉर द डैश विद विच इट वॉज प्रिजर्व। कह रहा है कि जो आर्टिफैक्ट था, मतलब कोई बहुत पुरानी सी जो चीज थी, वो सिर्फ
इसलिए वो इतनी ज्यादा विख्यात नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुरानी थी, इसलिए भी थी क्योंकि जिस तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखा गया था। कैसे रखा गया था? मेटिकुलसनेस, अब एन डबल एस है, सबको समझ में आ गया हुआ, नाउन है। अभी हम लोग ने यहां कहीं पढ़ा तो ये देखो मेटिकुलसली, क्या यहां पे मीनिंग बताई थी मैंने मेटिकुलस की? सावधानी से। तो किस तरीके से सावधानी तरीके से वो प्रिजर्व की गई है, उसके लिए भी वो विख्यात है। क्या यहां पे वेलोसिटी हो सकता है? नहीं हो सकता। ब्रेविटी मतलब होता है काफी एक तरीके से शॉर्ट में कोई चीज, तो ये भी नहीं होगा। सीवियरिटी मतलब तो समझ में आ रहा होगा, सीवियर, तो ये भी नहीं आएगा। तो बेस्ट क्या है यहां पर? ए है। फॉर लगा था, यहां पे हमको नाउन चाहिए था। द के लिए जो आर्टिकल आता है वो हमेशा नाउन के लिए आता है, तो इसलिए यहां पे मेटिकुलसनेस था। ठीक है, अब यहां पे हमको करेक्ट फ्रेजल वर्ब यूज करना है। द साइंटिस्ट वॉज अनेबल टू डैश अ डेफिनेटिव कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा। कह रहा है कि जो साइंटिस्ट थे वो एक डेफिनेट कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाए डेटा से, जो भी डेटा उनके पास था। ड्रॉ आउट का मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे अगर मैं बोलूं द लॉयर ड्रॉज आउट की इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विटनेस, तो इस तरीके से यूज होता है। मगर यहां पर है कि वो डेफिनेट कंक्लूजन में नहीं पहुंचे, यहां पे निकालने वाली बात नहीं है। ठीक है, ब्रिंग अप का मतलब होता है कि कोई आप ऐसा इशू जो है वो रेज करें। जैसे अगर मैं एक कोई एग्जांपल बोलूं, she brings up an important issue during the meeting. She brings up an important issue during the meeting. तो क्या हुआ कि जो उसने इंपॉर्टेंट इशू था वो उस मीटिंग में उठाया, रेस किया, तो ये भी नहीं है। मेक ओवर का मतलब होता है बदलना, किसी चीज को ठीक करना या बदल देना। अराइव एट का मतलब होता है कि किसी भी मतलब पहुंचना, कि वॉज अनेबल टू अराइव एट, वो किसी भी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाए डेटा से। ठीक है, तो यहां पे बेस्ट क्या होगा हमारा? डी होगा। समझ में आया? सिंपल फ्रेजल वर्ब वाला था, अगर मीनिंग पता होगा तो कर लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो नहीं होगा। ही स्पोक सो डैश दैट इवन एब्स्ट्रूज थ्योरीज मतलब जो काफी डिफिकल्ट थ्योरीज हो, सीम डाइजेस्टेबल। कह रहा है कि उसने इस तरीके से चीजों को बोला कि जो टफ थ्योरीज थी वो भी समझने लायक हो गई थी। ही सब्जेक्ट है, स्पोक वर्ब है, सो भी एडवर्ब है। एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला भी एडवर्ब भी होता है। ठीक है, और यहां पे वर्ब है तो हमको एडवर्ब चाहिए, तो क्या लगा दें? लूसिड लगा दें, लूसिडली लगा दें, लूसिडिटी लगा दें, लूसिडनेस लगा दें। लूसिड मतलब सबको पता होगा क्लियरली, ठीक है, साफ तरीके से। तो क्या होगा बता दो यहां पर भाई। लूसिड क्या है? ये एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव यूज कर दें, ही स्पोक सो लूसिड, या फिर एडवर्ब का यूज करें, ही स्पोक सो लूसिडली, या फिर नाउन का यूज कर दें, ही स्पोक सो लूसिडिटी। नहीं होगा, दोनों ही नाउन है वैसे तो, ITYNSS क्या होते हैं? ये नाउन की पहचान होती है। ठीक है, तो यहां पे बेस्ट क्या है? हम एडवर्ब का यूज करेंगे क्योंकि हमको ये बताना है कि ये जो स्पोक वर्ब है ये किस तरीके से करी गई। जब हमें बताना होता है कि कोई वर्ब किस तरीके से की जा रही है तो हम उसमें वहां पे एडवर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे उसने जो बोला किस तरीके से बोला, बहुत प्यार से बोला कि बहुत कठोर वाली स्पीच दी, या बहुत गुस्से से बोला। तो जब कोई काम हम करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एडवर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट आंसर यहां पे क्या है? बी है। रेयरली डैश सच एन ओवरवेलमिंग कंसेंसस अमंग क्रिटिक्स। अच्छा, एक बात और, क्योंकि हम लोग काफी समय से ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप एक चीज दिखाओगे कि इन्वर्जन के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं ना। इन्वर्जन के क्वेश्चन एग्जामिनर को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं। एक टॉपिक बना के ना इसको अच्छे से पढ़ डालो, जहां भी नोट्स हैं इन्वर्जन को पूरी तरीके से अभी रिवाइज कर लो। क्या पता कि इसके इन्वर्जन अब बहुत ज्यादा है। देखो, अगर मैंने पिछली क्लास देखी होगी तो मैंने बताया होगा जी रेयरली हो गए, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, नो सूनर हो गया, ठीक है, लिटिल हो गया, ओनली आफ्टर हो गया। ये सब क्या है? एक तरीके से निगेटिव वर्ड है। जहां पे निगेटिव ये वर्ड दिखे आपको यूज करना है इन्वर्जन। अच्छा, इन्वर्जन होता क्या है भाई? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो जहां पे रेयरली दिख जाए, नेवर, सेल्डम, हार्डली, नो सूनर, ओनली आफ्टर, तो इनके बाद क्या हम हमेशा इन्वर्जन का यूज करेंगे। यहां पे कहना क्या चाह रहा है ये सेंटेंस? ये कह रहा है रेयरली सच एन ओवरवेलमिंग कंसेंसस अमंग क्रिटिक्स। कह रहा है कि कभी कभार इतना ज्यादा एक तरीके से सहमति होती है आलोचकों के बीच में।
मतलब जो एक दूसरे की आलोचना कर रहे होते हैं उनके कभी कभारी बहुत ज्यादा कभी कभारी उनके बीच में सहमति होती है। हैज देयर बीन, देयर हैज बीन, अब बताओ देयर हैज बीन लगा सकते हैं यहाँ पे, ये इन्वर्जन तो है नहीं तो ये हटा दो। वॉज देयर, चलो देखते हैं। हैड बीन, अब ये देखो पास्ट परफेक्ट वाला है, तो पास्ट परफेक्ट तो हम लोग क्या कहते हैं दो इवेंट के साथ यूज करते हैं, तो यहां पे तो ये मीनिंग आ नहीं रहा है पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट वाली बात, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे वॉज देयर यूज करें कि हैज देयर बीन यूज करें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो वर्ब जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से पहले है और यहां पर भी हैज जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से पहले है। अब बात यह है कि जब सिंपल पास्ट होता है तो हमारे पास कुछ ऐसी डेट या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, मगर यहाँ पे इस तरीके का तो कुछ है नहीं, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या है, ए है, रेयरली हैज देयर बीन सच एन ओवरवेलमिंग कंसेंसस अमंग क्रिटिक्स। ठीक है, ओनली आफ्टर ईयर्स ऑफ आर्किवल रिसर्च, कह रहा है कि बहुत सालों के आर्किवल रिसर्च के बाद did the historian manage to dash the contradictory accounts of the regime's collapse। जो हिस्टोरियन थे वो जो कॉन्ट्राडिक्टरी अकाउंट्स थे, मतलब जो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें थी उस रिजाइम के जो कोलैप्स हो गया था उसके बारे में वो क्या कर पाए, सोचो, रिट्रैक्ट कर पाए, वापस ले पाए। मैनेज टू रिट्रैक्ट, अब देखो टू है तो इन्फिनिटिव फ्रेज है, सबको पता होगा कि वही वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो क्या वापस ले पाए, देखते हैं। रिवाइज कर पाए, नहीं। रिकंसाइल, मिला पाए, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट बातों को, मान लो कि कोई एक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा होगा तो वहां पे वो कह रहा होगा कि एक राजा रहा होगा और कुछ एविडेंस कह रहे हैं नहीं एक राजा वाला सिस्टम नहीं था, वहां पे 3 राजा वाला सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम था जो पहले कभी हुआ ही नहीं। तो अब ये जो फैक्ट्स हैं वो ये बता रहे थे नहीं 3 राजा हैं, और एक फैक्ट बता रहा था नहीं एक ही राजा है। तो अब जब उन्होंने देखा कि जब मतलब और भी डेटा मिले होंगे, एग्जांपल बता रहा हूं कैसे हो रहा है, और भी डेटा मिले होंगे तो पता चला नहीं ये जो थे वो सहायक वाले राजा थे, राजा के सहायक थे, जो कि आजकल हम लोग देखते हैं डिप्टी सीएम के रूप में। ठीक है ना, डिप्टी सीएम होता है ना जो मदद करने के लिए होता है, तो उस तरीके के राजा थे और मेन राजा तो सिंगल ही था। तो जब और जो फैक्ट्स मिले तो जो कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट्स थे वो आपस में मिल गए, तो यहां पे ये मीनिंग आ रही है, डिड द हिस्टोरियन मैनेज टू reconcile the contradictory accounts of the regime's collapse। ठीक है, रिवर्बरेट का मतलब होता है कोई चीज गूंजना, अब यहाँ पे क्या मतलब, हम किस तरीके से यूज कर लें इसको। मैनेज टू रिवर्बरेट द कॉन्ट्राडिक्टरी अकाउंट्स, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, रिवाइज भी नहीं होगा, रिट्रैक्ट भी नहीं होगा, तो बेस्ट क्या है हमारा, सी है। वी नीड टू डैश द ओल्ड फाइल्स बिफोर मूविंग द न्यू वंस। क्या मीनिंग आ रहा है कि हमें पुरानी फाइलों को हटाना होगा नई फाइलों को लाने से पहले। क्लीन आउट का मतलब यही होता है कि पूरी तरीके से किसी चीज को वहां पे सफाई करना और फिर नई चीज को लाना। ठीक है, तो हो सकता है वी नीड टू क्लीन आउट द ओल्ड फाइल्स। क्लियर ऑफ जो है वो इंसानों के लिए यूज होता है, इसका मतलब होता है मतलब वो वहां से चला जाना या वो जगह छोड़ देना, तो ये भी नहीं होगा। वाइप ओवर का मतलब होता है कि किसी चीज को पोंछना ना, तो ये भी नहीं होगा। गो ओवर का मतलब होता है किसी चीज का रिव्यू करना, ठीक है, एक बार से जांच करना, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहां पे क्या है, वी नीड टू क्लीन आउट द ओल्ड फाइल्स बिफोर मूविंग द न्यू वंस। इन लाइट ऑफ रीसेंट डिस्कवरीज, कह रहा है कि जो रीसेंट डिस्कवरीज हुई हैं उसकी वजह से द थ्योरी हैज बीन सब्जेक्ट टू रिगरस डैश एंड री इंटरप्रिटेशन। कह रहा है जो थ्योरी थी उसको काफी ज्यादा टफ, रिगरस मतलब टफ क्या हो सकता है देखते हैं, एंड री इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी दोबारा से व्याख्या की जाएगी। क्या होना चाहिए, द थ्योरी हैज बीन सब्जेक्ट टू रिगरस स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब बहुत गहरी जांच, है ना। सैंक्शन मतलब होता है कि किसी चीज का अप्रूवल दे देना, तो ये तो नहीं होगा। इंसिनुएशन का मतलब होता है कि किसी चीज की कोई हिंट देना, ठीक है, कोई हिंट देना, तो ये भी मतलब नहीं है। सबवर्जन का मतलब होता है कि कोई चीज एकदम तबाह कर देना, उसको पलट देना, तो ये भी बेस्ट नहीं है यहाँ पे। हैज बीन सब्जेक्ट टू रिगरस स्क्रूटनी मतलब बहुत ही ज्यादा गहरी जांच होगी, क्योंकि जो हालिया में डिस्कवरीज हुई हैं उसकी वजह से अब इस थ्योरी की गहरी जांच होगी और रीइंटरप्रिटेशन होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है हमारा, ए है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।